नमस्कार, सवेरा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं ताबिश हुसैन और सबसे पहले खबर असम से। यहां के धरमतुल गांव में पुलिस ने एक ऐसे किडनी रैकेट का पर्दाफाश किया है जहां कम से कम 12 लोगों ने अपनी किडनियां मानव अंगों का व्यापार करने वाले एक गैंग को बेच दी। इस गैंग का ताल्लुक कोलकाता से भी है। पुलिस ने जांच शुरू की है और 3 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। एनडीटीवी के रत्नदीप चौधरी और संजय चक्रवर्ती धरमतुल गांव गए, जहां उन्होंने देखा कि गांव वाले इतने गरीब और महाजनों के कर्ज में दबे हुए हैं कि उन्हें पैसा लौटाने के लिए अपनी किडनी बेचने तक का जो फैसला है वो सही लगा। और पिछले कुछ साल से ये चलन बढ़ा है, क्योंकि लॉकडाउन में लोगों के पास काम भी नहीं है तो खाएंगे कहां से। ये असम में किडनी के अवैध कारोबार का अब तक का सबसे बड़ा रैकेट है जो पकड़ में आया है। गुवाहाटी से 85 किलोमीटर पूर्व मोरीगांव जिले का धरमतुल गांव। ये गांव किडनी की खरीद बिक्री के अवैध कारोबार के कारण सुर्खियों में है। गांव की विलेज डिफेंस पार्टी ने इस गिरोह की पोल खोली जब उन्होंने एक महिला और उसके बेटे को गांव के एक गरीब से दस्तखत करवाते देखा। वो गरीब पैसे के बदले अपनी किडनी बेचने जा रहा था। पुलिस ने केस दर्ज कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गांव के कम से कम 12 लोगों ने पुलिस को लिखित में दिया है कि वो पैसे के लिए अपनी किडनी बेच रहे थे। हालांकि उन्हें कभी भी वो पैसा नहीं मिला जिसका वादा उनसे किया गया। किडनी खरीदने वाला गिरोह कोलकाता के एक अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट करवाता था। यह अस्पताल पहले से ही पुलिस के राडार पर था। 37 साल के सुमंत दास पेशे से मिस्त्री हैं। पिछले 1 साल में लॉकडाउन के कारण उनके पास काम भी नहीं था। वो अब भारी काम नहीं कर पाते क्योंकि साल भर पहले उन्होंने अपनी एक किडनी इस गिरोह को बेच दी। सुमंत को 5 लाख रुपए देने का वादा किया गया था। उन्हें बेटे के दिल की बीमारी के इलाज के लिए पैसे की जरूरत थी। किडनी तो बेच दी, लेकिन पैसा मिला सिर्फ 1.5 लाख रुपए। मैं अपने बेटे का ठीक से इलाज नहीं करा सका। उसके दिल में छेद है, लेकिन हमें सिर्फ 1.5 लाख रुपए ही मिले। अब मैं भी स्वस्थ नहीं रहता, भारी काम नहीं कर सकता, हर वक्त थकान रहती है। हमारे 3 बच्चे हैं, ऊपर से सर पर महाजन का कर्ज है। उसके आदमी पैसा मांगने घर आते थे तो हमने सोचा ये एक रास्ता है, कर्ज भी चुका देंगे और बेटे का इलाज भी करा देंगे। स्थानीय गांव वाले जिन्होंने इस गिरोह का पर्दाफाश किया, उनका दावा है कि शुरू में 4-5 साल पहले कुछ ही लोगों ने अपनी किडनी बेची, लेकिन बीते 1 साल में ऐसे लोगों की तादाद बढ़ गई। लॉकडाउन में लोगों के पास काम नहीं था तो किडनी गिरोह ने उनकी मजबूरी का फायदा उठाया। 5 साल पहले से ही अवैध व्यापार चल रहा था। लोग कोलकाता जाकर किडनी बेच कर आते थे। हमें पता चल रहा था, लेकिन हम इसका भंडाफोड़ नहीं कर पा रहे थे। ऐसा नहीं है कि सब मजबूर थे, लेकिन कुछ लोग आसानी से पैसा कमाने के चक्कर में भी ऐसा कर रहे थे। दक्षिण धर्मतुल गांव के लोगों ने किडनी के व्यापार से जुड़े हुए लोगों को सबसे पहले पकड़ा, मगर इस गांव के लोगों का ये दावा है कि ये सिर्फ इस गांव की कहानी नहीं है। असम में ऐसे और भी गांव हैं जहां पे जो गरीब लोग हैं उनको किडनी के व्यापार में फंसाया जा रहा है। सिर्फ गांव के पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी इस किडनी गिरोह का शिकार बनी। मेरे पति विकलांग हैं, कमाई का कोई जरिया नहीं है। मैंने 70,000 रुपए का कर्ज लिया था। ऊपर से गांव के महाजन का भी हम पर कर्ज था। हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने 4.5 लाख रुपए देने का वादा किया, लेकिन 1 लाख रुपए कम ही दिए। जैसे ही गिरफ्तारियों की खबर फैली, गांव के कई युवक जो किडनी बेचने कोलकाता गए थे, डर के मारे अब वापस लौट रहे हैं। मुझे बीते 1 साल से 5,000 रुपए की किश्त हर महीने चुकानी पड़ रही थी। लॉकडाउन के कारण काम नहीं है। मुझे मुफ्त चावल तो मिलता है, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। इसलिए मैंने किडनी बेचने का फैसला किया। मैं ये भी सोच रहा था कि ये सही है या गलत। अंत में मैं अपनी पत्नी के साथ कोलकाता से भागकर यहाँ आ गया। उस गिरोह को इसका पता नहीं चला। इस बीच पुलिस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। प्राथमिक जांच में हमें कुछ लोग मिले हैं जिन्होंने किडनी बेची। अब हम दलालों और किडनी लेने वालों को भी ढूंढ रहे हैं।
धर्मतुल गांव के इन लोगों ने किडनी के अवैध धंधे से जुड़े एक दलाल को तो पकड़ लिया, लेकिन उनका मानना है कि यह गोरख धंधा बहुत बड़ा है जिसमें कई लोग शामिल हो सकते हैं। लिहाजा पुलिस को इसकी जड़ तक जाना चाहिए ताकि फिर कोई गरीब लोगों को पैसे का लालच देकर ऐसा काम न कर सके। धर्मतुल से रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच कांवड़ यात्रा की इजाजत देने के यूपी सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी और केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके कहा है कि नागरिक हैरान हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उन खबरों पर संज्ञान लेते हुए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कांवड़ यात्रा को मंजूरी दी है, केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर दिया। उत्तर भारत के हजारों लोग पैदल हरिद्वार तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, जिससे महामारी फैलने का खतरा बढ़ जाता है। इसी कारण उत्तराखंड सरकार ये यात्रा 2 बार रद्द कर चुकी है, लेकिन यूपी की बीजेपी सरकार इसे जारी रखने पर अड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अलग अलग सियासी आवाजें एक साथ बोल रही हैं, केंद्र का जवाब देना जरूरी है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम जरा सा भी जोखिम नहीं उठा सकते। यात्रा 25 जुलाई से शुरू होगी, हमें इस पर जल्द जवाब चाहिए। कोविड के नियमों का पालन करते हुए में लागू करेंगे, तो उस प्रकार से व्यवस्था की जाएगी, इस प्रकार से कोरोना को लेकर कोई दिक्कत भी ना आए और लोगों की श्रद्धा भी पूरी हो जाए। कांवड़ यात्रा जारी करने का उत्तर प्रदेश का ये फैसला केंद्र की उस चेतावनी के बीच आया कि कोविड का रिप्रोडक्शन नंबर बढ़ रहा है, यानी ये संकेत है कि कुछ राज्यों में मामले बढ़ रहे हैं। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से दुकानों, स्टेशनों और पार्कों जैसी जगहों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराने को कहा, लेकिन बिहार के एक टीकाकरण में भीड़ के ऐसे मंजर देखकर लगता है कि एक और संकट दूर नहीं। टीकों की कमी के बाद केंद्र और गैर बीजेपी राज्य सरकारों के बीच तू-तू में शुरू हो गई है। बुधवार को नए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने उन लोगों पर घबराहट फैलाने के लिए बेकार बयान देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्यों को उपलब्धता के बारे में पहले से जानकारी दी जा रही है और उन्हें वैसे ही तैयारी करनी चाहिए। फिर भी हमें बदइंतजामी और टीका लगवाने वालों की लंबी कतारें दिख रही हैं, तो ये बहुत साफ है कि समस्या क्या है और इसकी वजह क्या है। तमिलनाडु, केरल और झारखंड के मुख्यमंत्रियों ने शिकायत की है। वैक्सीन की स्थिति तो चिंता का तो विषय है। अब इस पे राज्य सरकार के हाथ से तो बिल्कुल हर चीज कोई भी कंट्रोल में तो है नहीं। കേരളത്തിൽ ലഭ്യമാകേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത प्रधानमंत्री श्रद्धेयപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി। दिल्ली में जहां कल कई सरकारी टीकाकरण केंद्र बंद रहे, वो आज खुले हुए थे, पर बाहर लंबी कतारें थी क्योंकि अब भी सप्लाई सही मात्रा में नहीं आ रही है। भारत में फिलहाल रोजाना 33 लाख लोगों को टीके लग रहे हैं, जबकि लक्ष्य 88 लाख टीके रोजाना लगाने का है, ताकि साल के आखिर तक कम से कम देश की 60% आबादी को टीके लग जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। अब खबर मध्य प्रदेश से। यहाँ के इंदौर में लोगों को टीकाकरण केंद्रों पर या तो वैक्सीन नहीं लग रही है या फिर वहां भेदभाव की शिकायतें आ रही हैं। इन बातों को लेकर अब वैक्सीनेशन सेंटर्स पर हंगामा हो रहा है। जिला टीकाकरण अधिकारी की दलील है कि टीकों की सप्लाई सीमित है, जिससे परेशानी हो रही है, और जहां कम वैक्सीनेशन हुए हैं उन जिलों में वैक्सीन ज्यादा जा रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि जितनी वैक्सीन आती है उतनी लगा दी जाती है। पूर्वी बंगाल के मिदनापुर में सीआईडी की टीम के 4 सदस्य जो है वो पहुंचे हैं, जो शुभेंदु अधिकारी के निजी सुरक्षा गार्ड की 3 साल पहले हुई मौत मामले की जांच करेंगे। सीआईडी टीम कांथी के उस जगह पर गई जहां शुभेंदु की सुरक्षा में तैनात सुब्रत चक्रवर्ती की 2018 में संदेहास्पद हालात में मौत हो गई थी। इस मामले को बंगाल पुलिस पहले इसकी जांच कर चुकी है, लेकिन हाल में मृत सुब्रत की पत्नी ने मौत के मामले की जांच फिर से करने की मांग की है, जिसके बाद सीआईडी की टीम को यह मामला थमाया गया। राजस्थान सरकार में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर शर्मा को योगी का फॉर्मूला लगता है भा गया है। डॉक्टर शर्मा ने कहा है कि जनसंख्या विकास एक समस्या है, जब वक्त आ गया है, अब हम दो हमारे एक की जरूरत है।
अब ऐसा वक्त आ गया, उन्होंने कहा कि देश को जनसंख्या नियंत्रण पर सोचना पड़ेगा ताकि अगली पीढ़ी को एक बेहतर जीवन दिया जा सके। उत्तर प्रदेश और असम के बाद राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का जनसंख्या नियंत्रण कानून के पक्ष में जो बयान है ये सामने आया। देखिए, जनसंख्या की बढ़ती हुई आबादी तो आज देश के लिए चिंता की बात है ही है। समय आ गया है जब देश को ये सोचना पड़ेगा कि हमारे देश की आबादी को हम कैसे नियंत्रित रखेंगे ताकि आने वाली जनरेशन को बेहतर शिक्षा, चिकित्सा, बेहतर जीवन यापन के साधन उपलब्ध हो सके। मैं तो कई प्लेटफॉर्म पे कह चुका हूं कि एक जमाना था जब ये कहा जाता था कि हम दो हमारे दो, अब समय आ गया कि हम दो हमारे एक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारत में पहली बार हींग की खेती शुरू हुई है और अब हींग अब तक जो है वो आयात की जाती थी, लेकिन अब पहली बार CSIR की तकनीक के दम पर ईरान, अफगानिस्तान से आयात किए गए बीज से हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जगहों पर न सिर्फ इसकी खेती की शुरुआत होगी बल्कि हाइब्रिड तौर पर नई किस्में भी बनाने की जो तैयारी है वो की जा रही है। ये हींग के पौधे हैं और भारत में ये खेती पहली बार हो रही है। हिमाचल प्रदेश में केलांग के पास लाहौल इलाके में लहलहाते इन पौधों से हींग की पैदावार में करीब 5 साल का वक्त लग जाता है। हिमाचल में अलग अलग जगहों पर फिलहाल 25,000 पौधे लगाए गए हैं। हमने जब अध्ययन किया तो पाया कि जो लाहौल स्पीति के क्षेत्र हैं, जो हमारे लद्दाख के क्षेत्र हैं, जो शीत मरुस्थल हैं या कोल्ड डेजर्ट हैं, वो क्षेत्र इसके लिए बड़े उपयुक्त हैं। और ये इन क्षेत्रों की जलवायु वैसी ही है जैसे कि अफगानिस्तान या ईरान के क्षेत्रों की है जहाँ पे हींग उगाया जाता है। इस बात को जब हमने समझ लिया, फिर हमने अनेक देश में हमने लिखना शुरू किया क्या वो हमें हींग के बीज प्रदान कर सकते हैं। और ये कार्रवाई हमने करीब नवंबर 2017 से शुरू करी और करते करते 2018 में अक्टूबर के महीने में हम सफल हुए हींग को अपने देश में ईरान से लाने में। इस पूरी प्रक्रिया में ICAR का एक संस्थान है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, उसने हमारी बड़ी मदद करी। परमिट देने में बीज हमारे देश में पहुंच गया तो हमारे वैज्ञानिकों की टीम ने इसके ऊपर शोध करना शुरू किया और इस समय करीब 11 वैज्ञानिक हींग के विभिन्न पहलुओं के ऊपर शोध करने में लगे हुए हैं। हींग के बीज ईरान और अफगानिस्तान से लाए गए, पर अब CSIR की पालमपुर की इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोरिसोर्स टेक्नोलॉजी लैब में भी खुद हींग के पौधे तैयार कर रही है। एक पौधे से करीब 25 ग्राम हींग निकलती है। क्वालिटी के हिसाब से कीमत 5 से 10,000 रुपए प्रति किलो होती है। 1 हेक्टेयर में 10,000 पौधे लगाए जा सकते हैं। इस साल 40 से 50 हेक्टेयर में 16 किलो बीज डालने की योजना है। हिमाचल के 135 जगहों के अलावा अब उत्तराखंड और लद्दाख में भी इसके पौधे लगाए गए हैं। हींग में जो आज हमारा फोकस है वो है सीड प्रोडक्शन के ऊपर, क्योंकि सीड प्रोडक्शन से हम आने वाले समय में अपना खुद का बीज तैयार कर सकते हैं और एरिया एक्सटेंशन कर सकते हैं। हमने हींग का बीज NBPGR के माध्यम से ईरान से सन 2018 में आयात किया। हर साल करीब 940 करोड़ रुपए की लगभग 1500 टन कच्ची हींग अफगानिस्तान, ईरान और उज्बेकिस्तान जैसे देशों से भारत को आयात करनी पड़ती है। इस पैदावार के दम पर कोशिश रोजी रोजगार मुहैया करवाने की भी है और हींग को लेकर देश को आत्मनिर्भर बनाने की भी। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।